नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारी। कुलगाम में छत्तीसगढ़ के 2 युवकों पर हमला किया गया। लश्कर तैयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है। कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने ली है। घटना के बाद से पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिनों में ये दूसरी टारगेट किलिंग है जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आतंकियों के निशाने पर बार बार दूसरे राज्यों से रोजी रोटी कमाने आए मजदूरी क्यों है? क्या घाटी में डर का माहौल बनाने और विकास कार्यों को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। तो 2 गैर कश्मीरियों पर यह अटैक किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों पर यह हमला किया है, फायरिंग की है, जिसमें एक मजदूर की मौत की खबर है, बल्कि एक बुरी तरीके से जख्मी बताया जा रहा है जिसका इलाज जारी है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन को तेज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। निसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, एक बार फिर से गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर ताज़ा अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल तरन्नुम, देखिए जिस तरह से कल शाम 8:30 बजे के करीब जो कुलगाम का जो किला मेरा एरिया है, वहाँ पे जो मजदूर जो गैर रियासती मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे, एक ब्रिज किले में काम कर रहे थे, तो उन पे जो टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें अगर एक जो मजदूर है उसकी मौके पर ही बहुत वाक़या हुई है। लेकिन इस बात रात को पहुंचे के लिए वहाँ पे उसको फिर रेफर किया गया है सिक्किम, सोरा, श्रीनगर। तो वहाँ पे आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब उस शख्स की भी मौत वाक़या हुई है। तो इस तरह से ये लगभग पिछले 10 दिनों में ये दूसरा जो ये टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें अभी तक 3 जानें चली गई है, जिसमें एक लोकल जो पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है और 2 जो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूर भी शामिल है। उसके बाद जो बिल्कुल निसार, 10 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी घटना सामने आई है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सर्च ऑपरेशन को तेज किया गया है। लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है और इस टारगेट किलिंग को लेकर कई तरह के सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी। और दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये भी है, क्या विकास कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश घाटी में हो रही है? और इस पूरे मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन को तेज किया गया है। अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश दी जा रही है। आसपास के सीसीटीवी को भी खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो आतंकियों ने मजदूरों पर गोलियां बरसाई हैं और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। निसार लगातार बने हुए। निसार, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी जा रही है। निसार, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए निसार से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। घायल मजदूर की इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है, एक अब भी बुरी तरीके से जख्मी है। इलाज जारी है और इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या घाटी में विकास कार्यों को प्रभावित किया जा रहा है? दूसरी तरफ आपको वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि पूरे इलाके में कॉम्बिंग को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और दूसरी तरफ अब हर एक आने जाने वालों पर नज़र बनाए कर सुरक्षा कर्मियाँ जो हैं वो रख रही है। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। फिलहाल 10 दिन के भीतर ये दूसरा मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी रद्द अमल सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो हमला हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से पोस्ट सामने आया है और इस घटना पर उन्होंने डीजीपी नलिन प्रभात और सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से बात भी की है। उपराज्यपाल ने सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने और उन्हें जल्द से जल्द मार गिराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसीलिए देर रात से कॉम्बिंग को बढ़ाया गया है। सुरक्षा कर्मियां चप्पे चप्पे पर तैनात है। हर एक आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि लश्कर तैयबा की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी ली गई है। आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उन्हें भी खंगालने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान को तेज किया जा रहा है।
दूसरी तरफ जो घायल मजदूर हैं बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। तो कुलगाम में छत्तीसगढ़ से 2 युवकों पर यह हमला हुआ है। लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है और ये दोनों मजदूर वहां पर रोजी रोटी कमा रहे थे और इसी बीच उन पर यह अटैक, इससे पहले भी गैर कश्मीरियों पर हमला किया गया है। क्या घाटी का माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है? कई तरह के सवाल हैं और पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा कर्मियां लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर टारगेट किलिंग का जो ये पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसियों की तरफ से तहकीकात हो रही है। निसार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निसार, क्या घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश लश्कर तैयबा की तरफ से? जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो सूरत हाल यहाँ पे जैसे कि ये इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे टारगेट किलिंग्स होती है, उनका एक साफ ही मैसेज है कि जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से खासकर 2019 के बाद यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल कायम हुई है, उसको किसी न किसी हद तक यहाँ पे बिगाड़ने की साजिशें रची जा रही है। जो कि यहाँ पे जिस तरह से जो नॉन लोकल यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं और जो खासकर यहाँ के ब्रिक क्लिनर्स में काम करते रहते हैं, एक जो गरीब तबका होता है उनको टारगेट बनाना, ये एक नेगेटिव मैसेज आती है। और जिनकी यही एक साजिश है कि यहाँ के जो अमन अमान जो यहाँ पे कायम हुआ है पिछले कई सालों से, उसको बिगाड़ने की हर मुमकिन यहाँ पे कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही है, हर एक सवाल का यहाँ पे बखूबी जवाब दे रही है। यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार यहाँ पे पिछले जो कल शाम से यहाँ पर अनंतनाग में भी, कुलगाम में भी, शुपाया में भी, पुलवामा में भी और साथ ही साथ श्रीनगर में भी जो यहाँ पे अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जिन्होंने उन अटैकर्स को यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए। पूरे मामले को लेकर सुरक्षा कर्मी हाई अलर्ट पर जरूर है। दूसरी तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनकी तरफ से बाकायदा एक्सपर्ट पोस्ट करके फ्री हैंड दे दिया गया है एजेंसियों को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो कल ये वाकया पेश आया तो उसके फौरन बाद ही यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक एक्स पर अपना पोस्ट शेयर करते हुए ये भी हिदायत दी है, खासकर पुलिस के डीजीपी आईजी है, उनको हिदायत दी है कि कुलगाम में जो वाकया पेश आया है, उसके पीछे जिनका हाथ होगा उनको जल्द अज जल्द आवाम के सामने लाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन जिस तरह से अगर दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जिस तरह से जो आम लोगों को यहाँ पे खासकर मजदूर तबके को यहाँ पे टारगेट बनाया जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर जाए तो सिक्योरिटी सूरत हाल पर अब काफी यहाँ पे सवालात भी खड़े हो गए हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज किस तरह से मुतहर्रिक हुई है, पूरी तरह से यहाँ पे कुलगाम में डोर टू डोर वहाँ पे सर्च अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पे वहाँ पे गाड़ियों को भी सर्च किया जाता है। वहाँ पे जितने भी लोगों के घरों में मेहमान आए थे उनकी पूछताछ की जा रही है और लगातार वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे कुछ मशकूक अपराध जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह भी बताया है कि जिन्होंने ये अटैक वहां पे अंजाम दिया है उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उनको जल्द अज जल्द 1 या 2 दिन के अंदर अंदर अवाम के सामने लाया जाएगा और उनको बेनकाब किया जाएगा। वाज़ेह है कि जिस तरह से जो इससे पहले अनंतनाग के जो लाल चौक इलाका है जो काफी मसरूफ रहता है, वहां पे भी एक पुलिस कांस्टेबल जिसका ताल्लुक बड़गाम से है, जो सेंट्रल कश्मीर का बड़गाम जिला है, हेड कांस्टेबल था, उनको भी टारगेट किलिंग के तहत वहां पे शहीद कर दिया गया था और जांबा कर दिया गया था। तो उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी वो हरकत में आ गई। यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट पे चली। दोनों मजदूर जो है छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, रोजी रोटी की तलाश में वहां पर थे, वहां पर मजदूरी की करते थे। क्या मुकामी लोगों से भी पूछताछ हो रही है? कहाँ रहते थे? मकान मालिक से पूछताछ हो रही है? यकीनी तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से जो इस वाकये में जो जांबाक हुई है, दोनों का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। यहाँ के एक ब्रिक किलिंग में काम कर रहे थे कुलगाम में, क्योंकि कुलगाम एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तकरीबन जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मजदूर आते हैं 80% लोग वहाँ पे ही काम करते हैं, चाहे सेब के बागात में काम करते हैं, चाहे ब्रिक किलिंग्स में काम करते हैं या पलस्तर का काम करते हैं या दूसरा कोई काम करते हैं। ज्यादातर तादाद कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही उनकी आबादी है। उस लिहाज से वहाँ पे जिस डेरे में वो ठहरे हुए थे वहाँ
वहां से भी लोग, वहां पे भी पुलिस गई है, लगातार वहां पे पूछताछ की जा रही है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि ये कितने सालों से यहाँ पे ठहरे थे, क्या कर रहे थे, किस मिजाज के थे। तो लगातार वहां पे पूछताछ कल शाम से ही जारी है। और जीएमसी अनंतनाग जब उनकी डेड बॉडीज लाई गई है बिल्कुल तो निसार, वहां पे भी पूछताछ लगातार पुलिस जारी है और आने वाले समय में कई बड़े खुलासे भी होंगे और इस पूरे मामले को लेकर एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर है। नजर बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का 5वां इंस्टाग्राम वीडियो संदेश सामने आया। जंतर मंतर पर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, गाली गलौज से कुछ हल नहीं होता है, मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात ये वीडियो संदेश एक बार फिर से जारी किया है बच्चों के लिए। बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का समय है, बच्चे भटके हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने वीडियो में इसका भी जिक्र किया, बेटियां ऐसी भाषा कैसे बोल सकती है, ये बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। तो जंतर मंतर पर हुए विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 5वां इंस्टाग्राम वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा है और इस तरह की गाली गलौज और अभद्र भाषा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उन बच्चों को माफ करना चाहते हैं क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को दंड देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें गले लगाकर सही राह दिखाना। पीएम मोदी ने खास तौर पर यह भी कहा कि बेटियां इस तरह की भाषा नहीं बोलती, ये बेहद दुखद और समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये बच्चे भी हमारे हैं और उन्हें सही दिशा दिखाना हमारा काम है और ये सामूहिक सभी की जिम्मेदारी है। अब इस बयान पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, ये 5वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जेनजीज के लिए।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी को कहीं न कहीं ये पता है कि बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनके तमाम वीडियोज़ आ रहे हैं उसके ज़रिए, क्योंकि हमने ये भी देखा कि विपक्ष ने बच्चों के ऊपर हर एक राजनीति करने की कोशिश की है। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से तमाम वाद विवाद देखने के लिए मिला और कई तरह के सवाल जो है वो पीएम पर खड़े किए गए, गृह मंत्री पर खड़े किए गए कि वो लोग पार्लियामेंट में जब चर्चा हो रही थी नीट मामले को लेकर, छात्रों को लेकर, तो पार्लियामेंट मौजूद क्यों नहीं थे। लेकिन उसके बाद लगातार बैक टू बैक पीएम के वीडियोस आना, और इस बार देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को माफ़ी दे दी है इस वीडियो के ज़रिए। उन्होंने संदेश साफ तौर पर दिया है कि बच्चे भी हमारे हैं, गलतियां हो जाती है बच्चों से, और उनको माफ़ करके भ्रमित हैं वे, उनको सही दिशा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और बच्चे कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, मैं उनको क्षमा करता हूँ। हालांकि उन्होंने देखिए मेरी माताजी को, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनको भी भद्दी भद्दी गालियाँ दी, मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी, लेकिन वो सब होने के बावजूद भी मैं माफ़ी देता हूँ और एक मौका देते हैं कि देश को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं अपना समर्पण दे। तो इस तरह के तमाम जो कह सकते हैं कि एक दिशा देने का काम एक गार्जियन की तरह यहाँ पर पीएम मोदी ने किया है। और ये उनका 5वां वीडियो था जहाँ पर उन्होंने बच्चों से सीधा संवाद साधने की कोशिश की है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस वीडियो का कितना असर जो है वो कहीं ना कहीं और बच्चों पर देखने करिएगा के लिए कि मिलेगा। पीएम मोदी ने ये संदेश जरूर दिया है, बच्चों को एक राह दिखाने की कोशिश भी है, और पीएम मोदी की तरफ से बच्चों को माफ भी कर दिया गया है। क्या जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, जो सरकारी मुकदमे हैं वो ज़रूर यहाँ पर वापस हो जाएंगे, जैसे कि पहले से भी जो समझौता हुआ था उसमें तय था। लेकिन अब आप समझिए कि कुछ प्राइवेट मुकदमे भी हैं, मतलब कुछ आम लोगों की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे हैं जिसमें मीडिया कर्मी जो है वो आहत हुए हैं, उनके साथ में मारपीट की गई है, कपड़े फाड़े गए हैं, कैमरा तोड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस अभद्रता को वो लोग माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी। इतना ज़रूर है कि सरकारी जो एक सिस्टम होता है उससे जुड़े हुए जितने मुकदमे थे उनको बहरहाल देखिए माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो निजी शिकायतें हैं, निजी केस दर्ज कराए गए हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए व्यक्ति विशेष का मामला है, वो उसमें माफ़ी देते हैं कि नहीं देते हैं ये उनका मामला होगा। जी बिल्कुल आंचल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणियां की गई थी और पीएम मोदी ने खुद इस वीडियो संदेश में बच्चों को माफ कर दिया है, कहा है कि क्या वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। लेकिन एक बड़ा संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी दिया है कि जेनज़ी जो भाषा इस्तेमाल करती है वो गलत है। अपने दायरे में रहकर चीज़ों को करना, प्रदर्शन करना कानूनी हक है उनका। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि ये बच्चे गुमराह हो गए और ये हमारी एक कोशिश है और ये सभी की सामूहिक कोशिश होगी कि उनको एक राह दिखाया जाए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से गाली गलौच और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है इस प्रोटेस्ट के दौरान किया गया था और भद्दे भद्दे शब्द जो है वो पोस्टर्स के ज़रिए भी लिखकर पोस्ट किए गए थे, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज की जो जनरेशन है वो कितना ज़्यादा गुमराह है, या फिर देखिए कह सकते कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का टाइम ना दे पाना उन लोगों को, उनको एक दिशा नहीं दे पाना, ये कारण भी है कि वो कहीं ना कहीं जो एक सम्मान के दायरे में रहकर अपनी बात मनवाना होता है वो भूल चुके हैं। और यही कारण है कि आज उन जेनज़ीज़ के बारे में पीएम ने ये कहा कि वो भ्रमित हैं, उनको एक दिशा देने की ज़रूरत है, तब जाके शायद वो समझेंगे कि सही गलत में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि देखिए आने वाले समय में यही जनरेशन जो है अब से 20 साल बाद देश को चलाने में कहीं ना कहीं देखिए सहयोग करेगी। लेकिन अगर यही जेनज़ी जो हैं अगर भ्रमित रहेंगे, अभद्र टिप्पणियाँ करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इससे कोई भी आहत हो सकता है। हालांकि ये तो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बड़ा दिल करके जितने भी बच्चों के ऊपर एफआईआर गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा की जा रही थी या फिर अलग अलग राज्यों में वीडियोस खंगाल के, इसके अलावा जो पोस्टर्स वगैरह रिलीज़ किए गए थे वो सोशल मीडिया अकाउंट तलाश के देखिए उनके ऊपर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक एक्शन जो है वो शुरू हो चुका था। लेकिन अब पीएम के आदेश के बाद से, या यूँ कह सकते हैं कि पीएम ने जो माफ़ी दे दी है इन जेनज़ीज़ को, उसके बाद से सरकारी सिस्टम से देखिए कहीं ना कहीं उनको राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अभी देखिए जो प्राइवेट एफआईआर है, व्यक्ति विशेष की एफआईआर है, उनकी गारंटी
ना तो आंचल, और सिस्टम एक ले चीज सकता और है है और ना कि ही इस देखिए पूरे मामले को लेकर अब जो एक देखने वाली कह बात सकते ये हैं होगी कि कि विपक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है पीएम मोदी के इस वीडियो संदेश के बाद। नजरें बनाए रखिएगा, आऊंगी मैं आपके पास, बने रहिएगा। तो लोक परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। पेपर लीक नकल पर सख्त कानून पूरे देश में लागू होगा। तो पेपर लीक संशोधन बिल अब कानून बन चुका है और 24 जुलाई कैबिनेट से संशोधन बिल मंजूर हुआ। 29 जुलाई लोकसभा में बिल पास हुआ। 30 जुलाई को राज्यसभा में बिल पास हुआ। अब तक क्या कुछ हुआ है ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। 31 जुलाई राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। तो सख्त कानून की बात सरकार कर रही थी और सख्त कानून अब ला दिया गया है। सहयोगी आंचल लगातार बनी हुई है। आंचल, पेपर लीक आने वाले समय में ना हो, फ्यूचर में, इसको ध्यान में रखते हुए खुद पीएम मोदी ने भी और सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि सख्ती इसमें दिखाई जाएगी और अब कानून बन चुका है। बिल्कुल, देखिए पेपर लीक को लेकर देखिए 2024 में भी कानून आया था, लेकिन उसमें उतनी सख्ताई नहीं थी। या यूँ कह सकते हैं कि उस कानून को, और जो पेपर लीक करने वाले इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो अपराधी हैं, जो बच्चों के अपराधी हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि ठीक है, ज़्यादा मोटा भारी भरकम पैसा मिल रहा है, पेपर लीक करा देते हैं और उसके बाद सज़ा तो ज़्यादा मिलेगी नहीं, ना ही ज़्यादा जुर्माना है, तो वापस आ जाएंगे जेल काट के। लेकिन अब उसी कानून को अपग्रेड किया गया है, संशोधन किया गया है और उस कानून को अब सख्ती के साथ में जो है वो पुनः संशोधित करके कह सकते हैं कि वो बिल का रूप ले चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी मंजूरी मिल चुकी है। और अब जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक पहले जो है दिमाग में कहीं किसी ना किसी इंसान के चल रहा था कि बिल जो है वो पारित नहीं होगा, लेकिन बिल पारित भी हुआ। इसके अलावा राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब वो बिल कानून का रूप ले चुका है, यानी कि अब कोई भी अपराधी जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि वो पेपर लीक करेगा और उसको सज़ा नहीं मिलेगी, वो खुले में घूमता रहेगा, तो ये सोचना बिल्कुल बंद कर दें। अब ये कड़ा कानून बन चुका है। बिल जो है वो कानून का रूप ले चुका है और अब कोई भी अगर पेपर लीक करने के बारे में सोचता है, कराने के आंचल, एक बार बारे में डिटेल ये भी सोचता है, दीजिएगा तो कि कहीं ना पहले कहीं के उसको मुकाबले इस 50 बार कानून में सोचना क्या पड़ेगा, बदलाव किए क्योंकि गए हैं और ये कानून और कितना सख्त हुआ है। पहले देखिए 4 से 5 साल की सजा थी, 3 से 4 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब संगठित आपराधिक प्रवृत्ति का अगर कोई है तो कहीं ना कहीं देखिए उस पर करोड़ों में तो जुर्माना है, यानी कि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना उसमें तय किया गया है अलग अलग उसमें अपराध की श्रेणी में। और इसके साथ ही देखिए सजा भी 10 साल की हो चुकी है, यानी कि सीधे तौर पर जो है, पहले आपने देखा होगा कि कोई भी इस तरह की घटना होती थी पेपर लीक की तो उसमें सालों साल बीत जाते थे सुनवाई होने में, कार्रवाई होने में। लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुका है, यानी कि जैसे ही मामला होगा तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद सजा भी सरकार की तरफ से मिलेगी। हर एक सख्त कदम आने वाले समय में भी उठाए जाएंगे और उठाए जा भी रहे हैं। नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आंचल बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, ब्रेकिंग सेंटर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। आज लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन का विरोध मार्च है। पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन, राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष के विरोध का जवाब दिया जाएगा। तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे मामले को लेकर संसद में विपक्षी प्रदर्शन के बाद अब लखनऊ में सियासी और धार्मिक विरोध तेज हो चुका है। सनातन रक्षा संगठन ने आज राजधानी लखनऊ में विरोध मार्च का ऐलान किया है। सुबह 11 बजे निकलने वाले इस मार्च में बिहार के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने और उनका पुतला फूंकने की घोषणा की गई है। संगठन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भी प्रदर्शन का ऐलान किया। सनातन रक्षा संगठन का आरोप है कि राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर संसद में विपक्ष का प्रदर्शन किया गया था। सनातन आस्था का अपमान हुआ है और इस विरोध कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो पप्पू यादव की तरफ से मकड़द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया गया था और इसी को लेकर नाराजगी जो है वो जाहिर की जा रही है।
आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, आज यात्रा निकालने की बात की जा रही है और विपक्ष की तरफ से जो हंगामा मकर द्वार पर किया गया था उसका असर अब लखनऊ में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लखनऊ में उसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। इसका विरोध कल से ही शुरू हो चुका था, लेकिन आज जो है विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस पूरे मुद्दे पर काफी ज्यादा भड़क गया है और जिसके जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय ने कल ही घोषणा कर दी थी कि हम लोग अपने कार्यालय से लेकर विधानसभा तक एक मार्च निकालेंगे, गोमती नगर से विधानसभा तक। उसके बाद पप्पू यादव का पुतला दहन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पप्पू यादव पर लगभग 41 मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के, धोखाधड़ी के, डकैती के अन्य मुकदमे जो हैं वो उनको भी उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने हिंदू धर्म का पूरा अपमान किया है और इसको विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो लोग हैं या हिंदू समाज है, संत समाज है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है, राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है विश्व हिंदू रक्षा परिषद को। कुल मिलाकर करीब माना जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग गोमती नगर से कूच करेंगे विधानसभा की तरफ। विधानसभा आने के बाद उनका पुतला दहन करेंगे। हालांकि जगह जगह पर पुलिस भी मुस्तैद कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो, कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे फिर से एक बार उबाल आए। लेकिन इनको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चूंकि 3 तारीख से 3 अगस्त से विधानसभा सत्र भी है। सत्र को लेकर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई उसको देखते हुए शायद इन लोगों को विधानसभा न पहुंचने दिया जाए या वहां बीच में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया जाए। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से अब विरोध शुरू हो चुका है, इसका राजनीतिकरण हो चुका है, अब पप्पू यादव का विरोध आलोक, सिर्फ पप्पू यादव का विरोध नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी विरोध किया जाएगा, उनका भी पुतला दहन किया जाएगा। देखिए, आधिकारिक तौर पर जो अभी बयान आया था गोपाल राय का, उसमें पप्पू यादव के पुतला दहन की बात की गई थी। हाँ, लेकिन विरोध दर्ज कराने में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भी नाम लिया जाएगा, उनके खिलाफ नारे लगाए जाएंगे। लेकिन पुतला दहन के लिए अभी ऐसी कोई बात उस तरफ से नहीं कहेगी कि इन दोनों लोगों का पुतला दहन किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इन लोगों का भी पुतला दहन किया जाए। थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी गोपाल राय घर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में अपने कार्यालय पहुंचेंगे। कार्यालय पहुंचने के बाद जो रणनीति है, लगभग माना जा रहा है कि 10 बजे वो वहां से निकलेंगे। वो निकलते ही स्पष्ट हो जाएगा कि किनका किनका पुतला दहन किया जाएगा। लेकिन विरोध जो मुखर कर अब सामने आया है वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग आक्रोशित हैं। उनको स्पष्ट मानना है कि हिंदू समाज, संत समाज इससे कितना आहत हुआ है। ये जो पूरी तरह से कल तो उन्होंने नौटंकी करार दिया था कि जो नौटंकी की गई है ये भी अपने आप में बेहद दुखद है। तो फिलहाल विरोध दर्ज कराने के लिए ये लोग जब कूच करेंगे तब देखा जाएगा कि हाथ में किसका किसका पुतला है। लेकिन अभी जो मुखर विरोध है वो पप्पू यादव का है। हालांकि जो कि पप्पू यादव को समर्थन समाजवादी पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है, तो माना जा रहा है कि उनका भी विरोध की दर्ज कराया जाएगा। बिल्कुल आलोक, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव संतों के भेष में पहुंचते हैं और सदन के बाहर मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। एक अलग अंदाज में पप्पू यादव नजर आए हैं। क्या कुछ पप्पू यादव की तरफ से कहा गया और किस तरीके से विरोध जाहिर किया गया विपक्ष की तरफ से, रिपोर्ट दिखाते हैं। माथे पर चंदन, गले में कंठी माला, साधु का वेश और दानपात्र लेकर संसद के मकर द्वार पर बैठे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। ये तस्वीर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के अनोखे विरोध प्रदर्शन की, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संसद परिसर में पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन का ये अंदाज देखते ही देखते वायरल हो गया। अनोखे प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर पुजारी की भूमिका में नजर आए। उनके सामने प्रतीकात्मक रूप से चंदा लेने की व्यवस्था की गई थी। पप्पू यादव के हाथ में भगवान राम की तस्वीर थी और पास में दान पात्र रखा हुआ था, जिसमें सबसे पहले राहुल गांधी ने चंदा डाला। राहुल गांधी के बाद दूसरे विपक्षी सांसदों ने भी दान पात्र में चंदा दिया।
इसके बाद पप्पू यादव चंदा लेकर वहां से भागने लगे। तभी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया और मजाकिया अंदाज में पप्पू यादव की पिटाई का अभिनय किया। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाते हुए अपने विरोध को नाटकीय अंदाज में सामने रखा। तो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज। ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से। चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने के लिए अब की बार विपक्ष ने नाटक का सहारा लिया, लेकिन विपक्ष के इस प्रदर्शन पर लोकसभा सचिवालय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। लोकसभा सचिवालय की ओर से कहा गया, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ऐसे आचरण की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। देश की संसद की एक गरिमा होती है, सांसदों को उसका पालन करना चाहिए। सचिवालय ने संकेत दिए कि संसद परिसर में इस तरह की वेशभूषा आधारित प्रदर्शन या नाटकीय विरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भगवा वेश में प्रदर्शन पर संत समाज भी नाराज हो गया। संत समाज का कहना है कि भगवा वस्त्र और साधु संतों के स्वरूप का राजनीतिक प्रदर्शन में इस्तेमाल कर सनातन का अपमान किया गया है। संतों का आरोप है कि इस प्रदर्शन से पूरे संत समाज की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। प्रदर्शन में भगवा धारण कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। मैं हिंदुओं से आह्वान और निवेदन करता हूं, देश में तमाम विषय होता है, मुसलमानों के द्वारा कभी मुल्ला मौलवी बनकर इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी है, संत हैं, हम कुछ रिएक्शन नहीं कर सकते, हम जवाब नहीं दे सकते। इसके नाते इस प्रकार से सनातन का अपमान किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं और संतों से मांग करते हैं, अगर कोई भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पप्पू यादव जैसे कालनेमी अगर आपके शरण में, हिंदुओं के शरण में आता है, जूता लेकर इनको मारो। इस प्रकार भगवा कपड़ा पहनकर देश में सांसद महोदय पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। वो भगवा वस्त्र इस देश के करोड़ों साधु सन्यासी पहनते हैं, जिनमें से वो भी किसी को मानते होंगे। पहला। दूसरा कि यही सब करने की क्षमता क्या हरा कपड़ा पहनकर करने की है? संत समाज ने मोर्चा खोला तो पप्पू यादव समेत दूसरे विपक्षी सांसदों ने दो टूक कहा कि हमारा मकसद किसी संत या धर्म का अपमान करना नहीं, बल्कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था, और आप बता रहे तो मैं देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। हम तो रियल संतों के साथ हैं। सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे, जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। हम तो शिव भक्त हैं, राम के प्रेम वाले रास्ते से चलते हैं, पूरी दुनिया की मदद के लिए खड़े हैं। हम तो कृष्ण के कर्मवीर वाले लोग हैं। हम तो आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। सारा विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश जी, पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहते। विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन के पीछे की वजह बताई, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। आरोप लगाया कि विपक्ष के सांसदों ने भगवान राम और सनातन का अपमान किया है। आज बहुत ही गंदा प्रदर्शन, भगवान राम का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, और पप्पू यादव तो कालनेमी बनकर पूरा विपक्ष साथ दे रहा था। यद्यपि माननीय लोकसभा अध्यक्ष कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो, संसद की गरिमा को बनाए रखो। लेकिन जिनका गरिमा से कोई सरोकार ही नहीं है, तो इसकी जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा करनी चाहिए।
चढ़ावा चोरी पर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर सियासी टेंशन बढ़ रही है। सवाल है कि चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर भगवा वेश में प्रदर्शन करना आस्था का अपमान है या लोकतांत्रिक विरोध का तरीका? क्या धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामले में नेताओं को विरोध का तरीका बदलना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम घट चुका है। कमर्शियल सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 2,788 रुपये हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कोलकाता में कीमत 2,872। तो वही घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर में ये कटौती की गई है। लोगों को ये बड़ी राहत मिली है। हाल ही में मिडल ईस्ट के हालात को ध्यान में रखते हुए दामों में ज़रूर इजाफा किया गया था, लेकिन जैसे ही स्टेट ऑफ हार्मूज और मिडल ईस्ट में हालात सुधरे, तुरंत कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों को घटा दिया गया है। तो 19 किलो वाले कमर्शियल दामों में कटौती की गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 2,728 रुपये है और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। इसमें अभी लोगों को राहत नहीं मिली है। तो मिडल ईस्ट में जैसे ही हालात सुधरे, स्टेट ऑफ हार्मूज खोला गया ईरान की तरफ से, उसके तुरंत बाद कई चीज़ों पर इसका असर देखने को मिला है और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में ये भारी कटौती की गई है। 202 रुपये कम हुए हैं। तो कमर्शियल सिलेंडर की कोलकाता की अगर कीमत की बात कर ली जाए तो 2,872 रुपये है। पहले ज़्यादा था, फिलहाल 202 रुपये कम हो चुके हैं। लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई भी कटौती नहीं हुई है। वहाँ पर लोगों को राहत नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में ही राहत मिली है। सर धीरे धीरे यही कहना चाहेंगे कि 200 रुपये आज घटे हैं तो कल और लेवल घटे बराबर आए, ताकि हमें दुकानदारी करने में कोई दिक्कत ना हो और हम भी अपना लिमिट में रहें। और सरकार से यही मांग है कि और भी घटाया जाए हर चीज़ में। सिलेंडर का रेट घटेगा तो हमारी दुकानदारी भी अच्छी होगी और दुकान भी हमारा अच्छा रहेगा। बस यही कहना है सर। राहत तो सर मिली है, अच्छी है। हाँ सर, धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि और थोड़ा कम हो जाए सरकार से, और यही मांग है कि और कम कर दिया जाए। आज 200 रुपये घटे तो धीरे धीरे आके लेवल में अपना सिलेंडर लेके आइए सर, जिससे कुछ राहत मिलती। जी संतुष्ट तो पूरी तरह है, लेकिन थोड़ा और देख लिया जाए उसमें तो और अच्छी बात रहेगी। थोड़ा अच्छी बात है जो सरकार करती है, अच्छा करती है, वो खराब थोड़ी सोचेगी। सर कुछ तो राहत मिलेगी ही, कुछ क्या बहुत राहत मिलेगी जब कम हो जाएगा थोड़ा। बट मार्केट में उस रेट पे मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। बट मार्केट पे बढ़ के ही मिल रहा है हम लोगों को। अभी जो सरकार का जो रेट था पहले 1600 था शायद, लेकिन अभी भी 2000 से ऊपर 2500 से ऊपर मिलता है। सरकार के घटाने से फर्क तब पड़ेगा जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए सही से। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कमी है, अब देखिए क्या होता है। कदम तो बहुत अच्छा है डेफिनेटली। जब भी आप पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ता है तो हर चीज का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि हर चीज इंटरलिंक्ड है। तो इसका दाम अगर कम होगा तो लोगों का इन्वेस्टमेंट कम हो तो थोड़ा दाम हर चीज का कम होगा। यही रहेगा कि जैसे जितना भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस कम किया जाए, क्योंकि जैसे इंटरनेशनली तो 73 रुपीज पर बैरल वो लोग ले रहे हैं, $73 सॉरी, लेकिन हम लोग को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। क्रूड ऑयल का दाम कम होता है, यहाँ दाम कम नहीं होता है। पड़ेगा भैया, कहा 1600 से 3500 रुपये सिलेंडर हम लोगों ने खरीदा हुआ है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हमारी सरकार तो अच्छी है ही, उसमें कोई दो राय नहीं। जो काम कर रहे हैं सब अच्छी कर रही है। बचत में तो कुछ इजाफा होगा ही, हमारे बचत में तो बढ़त होगी। आगे हमारी सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए जो कर रही है, जनता के लिए बहुत अच्छा कर रही है। तो लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से और भी राहत मिलेगी। और दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि अब सरकार ने ये बेहतर कदम उठाए हैं और कई चीजों पर इसका असर देखा जाएगा। आज से E20 के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा अभियान नेशनल टाउन हॉल कैंप की करेंगे शुरुआत। यहाँ पर तहसीन पूनावाला आज करेंगे भूख हड़ताल। E20 पर सरकार विपक्ष आमने सामने है। तो नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष ने अपना अगला बड़ा मुद्दा E20 को बना लिया है। आम आदमी पार्टी आज से E20 के खिलाफ देशव्यापी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी नेशनल टाउन हॉल कैंपेन के जरिए लोगों के बीच जाकर E20 को लेकर अपनी आपत्तियां और सवाल रखेंगी। वहीं कांग्रेस के नेता
तहसीन पूनावाला भी आज E20 के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। विपक्ष का आरोप है कि E20 नीति आम लोगों और वाहन चालकों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है, जबकि सरकार इससे स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। ऐसे में E20 को लेकर सियासी टकराव और भी ज्यादा तेज हो चुका है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और विपक्ष की तरफ से अलग अंदाज में विरोध जाहिर किया जाएगा। तहसीन पूनावाला आज से भूख हड़ताल पर रहेंगे। E20 पर सरकार विपक्ष आमने सामने है और लगातार सरकार को घेरने के लिए अब ये नई रणनीति विपक्ष की तरफ से। तो आज E20 के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। नेशनल टाउन हॉल कैंपेन की शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें तहसीन पूनावाला आज भूख हड़ताल पर बैठेंगे और लगातार अब सरकार की इस नीति के खिलाफ विरोध जाहिर किया जा रहा है और साफ तौर पर कहना है कि अब ये E20 जो है आम जनता के हित में लिया हुआ फैसला नहीं है और इसी को लेकर विपक्ष मुखर अंदाज में विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाया गया और अब पेपर लीक मुद्दे के बाद ये बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास, जहां E20 पर सरकार को घेरने के लिए एक अलग रणनीति पर विपक्ष काम कर रहा है। तो नेशनल टाउन हॉल कैंपेन की आज से शुरुआत होने जा रही है, जिसमें तहसीन पूनावाला आज भूख हड़ताल करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए एक अहम नियुक्ति की है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को सोशल ऑडिट उत्तर प्रदेश का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। उन्हें लखनऊ स्थित सोशल ऑडिट निर्देशालय में अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। शैलेंद्र कुमार सिंह इससे पहले आगरा मंडल के मंडल आयुक्त समेत कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लंबे प्रशासनिक अनुभव और सुशासन से जुड़े कार्यों को देखते हुए रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में सोशल ऑडिट व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में ये काम किया जाएगा और इसीलिए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और यहाँ पर नियुक्ति जो है वो की गई है। तो सोशल ऑडिट उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर माना जा रहा है। तो लखनऊ में संभाला सोशल ऑडिट निर्देशालय का कार्यभार। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है। बलरामपुर में हत्या से सनसनी मच चुकी है। एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले। घर में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली। पति, पत्नी और 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट। घटनास्थल से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। आसपास के लगे CCTV को भी खंगाला जा रहा है। वजह क्या रही है, क्या कोई पुरानी रंजिश रही है या कोई और वजह रही है, हर एक एंगल से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का ये पूरा मामला है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, साक्ष्य को जुटाया गया है। घर में शव मिलने से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। परिवार के बाकी सदस्य से भी पूछताछ हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हत्या से सनसनी, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। जौना ग्राम पंचायत के गोसाईपुर गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोग मृत पाए गए हैं। मृतक में पिता बजरंगी और उनकी पत्नी कोमलगिरी, बेटा जयदीप और बेटी श्रद्धा एक ही जगह पर मृत पाए गए। मौके पर पुलिस को 3 तमंचा और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। मौके पर पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। हर पहलू के जांच के बाद पुलिस देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ इंडिया के लिए मैं संतोष सिंह, बलरामपुर। फिरोजाबाद के एक निजी स्कूल में महिला टीचर पर 2 सगे भाइयों की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पिटाई के दौरान 4 साल के छोटे भाई की आंख में पेंसिल लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बड़े भाई की कान से खून निकल आया। बच्चों की मां का आरोप है कि शिक्षिका ने गुस्से में छोटे बेटे की आंख में पेंसिल मार दी थी। जब शिकायत लेकर माता पिता स्कूल पहुंचते हैं तो निदेशक ने घटना से इनकार कर दिया। CCTV फुटेज मांगने पर कहा कि वो डिलीट हो चुकी है। विरोध करने पर अभद्रता की गई है और जान से मारने की धमकी भी दी गई।
6 जुलाई की ये घटना जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर थाना उत्तर क्षेत्र स्थित मदर प्राइड इंटरनेशनल स्कूल की है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें महिला टीचर क्लासरूम में बच्चों के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। डीएम के आदेश पर बीएसए और एसडीएम ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की। वहीं बच्चे के पिता की शिकायत पर स्कूल निदेशक, मैनेजर और 2 शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मनोज जी हैं, यहाँ पे उनके बच्चे 2 बच्चे पढ़ते हैं। उसकी शिकायत उन्होंने की थी कि आंख में चोट लग गई थी। यहाँ पे उनके साथ कुछ चोट या तो टीचर ने मार दिया या बच्चों ने मार दिया, वो शिकायत की थी। तो उसी क्रम में डीएम सर ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें ओपन जी डीसी साहब आए थे हम लोग जांच करने के लिए। तो हमने सबसे बात किया, टीचरों से बात किया, स्कूल के जो लोग हैं उनसे बात किया, बच्चों से बात किया, जो डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था मनोज जी ने बच्चे को जहाँ पे, उनसे बात किया। तो सबका पॉइंट ले लिया है और एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के हम डीएम सर को दे देंगे। प्रार्थी द्वारा ये मेरे को अवगत कराया गया है कि 6 तारीख को घटना आपके उसके द्वारा मेरे को ये भी बताया है एक प्रार्थना पत्र के द्वारा, जो बीएसए साहब को प्रार्थना पत्र में वो कह रहे हैं कि सहपाठी द्वारा बच्चे की कोई नुकीली चीज मारी गई है, नुकीली चीज लगी है। ये बीएसए के संज्ञान में भी है और सीओ साहब के संज्ञान में भी, जबकि ये हम इस समय जो मिथ्या आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं कि किसी टीचर के द्वारा इस तरह की घटना की गई है। 11 को हमारे संज्ञान में आई। क्या आपको लगता है कि अगर बच्चे के कोई नुकीली चीज टीचर या किसी द्वारा मार दी जाएगी तो वो बच्चा बैठा रहेगा पूरे दिन स्कूल में और 2 दिन बाद आएगा भी स्कूल में और पेरेंट्स को भी नहीं पता चलेगा? तो मेरा मानना यह है ऐसी घटना स्कूल के अंदर नहीं हुई है। देखिए, फिरोजाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक स्कूल है जिसमें बच्चा पढ़ने जाता है और 2 भाई हैं। एक का नाम अनमोल है जिसकी उम्र महज 5 साल है और एक दूसरा भाई है जिसकी उम्र लगभग 4 साल है। दोनों भाई की मदर्स प्राइड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जाते हैं। मैं उसी जगह भी मौजूद हूँ, फिरोजाबाद के उसी स्कूल पर। कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि वो स्कूल है जिसमें दोनों भाई पढ़ने जाते थे। शिक्षिका द्वारा दोनों भाइयों को पीटा गया है। एक की आंख में गंभीर चोट लगी है और दूसरे भाई के कान में चोट बताई गई है। उपचार के लिए ले जाया गया है। तो जो अनमोल है उसकी आंख पर पट्टी बंधी है। माता पिता का कहना है कि शिक्षिका द्वारा पीटा गया है और जिस तरीके से मारा गया है उस हिसाब से बच्चे की आंख पर गंभीर चोट के निशान है। उधर जो स्कूल के प्रबंधक हैं उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में बच्चे के साथ ऐसी कोई बर्बरता नहीं की गई जिससे कि उसकी आंख में चोट लगे। हालांकि शिक्षिका द्वारा डांट जरूर दिया गया है, मगर मामला 6 तारीख का बताया जा रहा है और अभी तक पूरे मामले को लेकर आज जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जब 6 तारीख को मुकदमे के लिए ये भाग रहे थे, जिस माता पिता का आरोप है, तो फिर पहले मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया, पहले ऐसी वार्ता क्यों नहीं निकल के आई? हमारे स्कूल में और भी बच्चे पढ़ते हैं। ये पूरा आरोप स्कूल के डायरेक्टर का है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पूरे मामले को लेकर क्या जांच पड़ताल चलेगी। कमेटी गठित कर दी गई है। बीएसए, सीओ और पुलिस के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ विष्णु कुमार, न्यूज इंडिया, फिरोजाबाद। ब्रेकिंग सेंटर में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ।